हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस चैप्टर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, साथ में जो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और डेली अपडेट के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और क्वेरीज़ के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करके अपनी क्वेरीज आपसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इसका सिलेबस देख लेते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट है, उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट है भारत की शैक्षिक संरचना में प्राथमिक शिक्षा का क्या योगदान है। चैप्टर नंबर 2 है भारत में शैक्षिक नीतियाँ क्या हैं। चैप्टर नंबर 3 नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में केंद्र और राज्य सरकार की क्या भूमिका रही है। चैप्टर 4 है प्राधिकरण का विकेंद्रीकरण, विद्यालय प्रबंधन में पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों की क्या भूमिका है। शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं व अभिकरण एजेंसियों की क्या भूमिका रही है। ये चैप्टर नंबर 5 में बताना है। यूनिट नंबर हमारी सेकंड है, इसमें चैप्टर नंबर 6 के बारे में बताना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की क्या रूपरेखाएं रही हैं। चैप्टर नंबर 7 है केंद्र एवं राज्य द्वारा संचालित जो योजना है वो कार्यक्रम है, भाग 1 में इसको बताना है। और यही सेम चैप्टर ये भाग 2 में बताएंगे। मतलब ये चैप्टर एक ही चीज़ की बात कर रहा है, लेकिन डिवाइडेशन करके बात कर रहा है कि आधे चैप्टर जो उसका आधा पार्ट है वो चैप्टर नंबर 7 में बताएंगे, उसका जो दूसरा पार्ट है वो चैप्टर नंबर 8 में बताएंगे। दोनों चैप्टर सेम है, बस अलग अलग चीज़ें उसमें बताएंगे। यूनिट नंबर थर्ड है यूनिट नंबर थर्ड है, चैप्टर नंबर 9 है प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत, शिक्षा शास्त्र और उसके मूल्यांकन के बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 है समावेशिता, आवश्यकता एवं उसकी चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 11 में प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का व्यक्तित्व विकास क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। टोटल हमारे 11 चैप्टर आ रहे हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। सारे चैप्टर्स को हम कवर करेंगे, तो पूरी वीडियो देखिएगा। जब पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं कि यूनिट नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर फर्स्ट है भारत की शैक्षिक संरचना में प्राथमिक शिक्षा का क्या योगदान है। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे एग्जैक्टली, तो वो देखते हैं कि प्राथमिक जो शिक्षा है ना उसका महत्व क्या है, प्लस उसकी भूमिका को हम समझेंगे। इस चैप्टर के अंदर भारत में जो प्राथमिक शिक्षा है उसके ऐतिहासिक विकास के बारे में भी हम पढ़ेंगे। प्राथमिक जो शिक्षा की उसकी जो संरचना है, उसका जो प्रशासनिक ढांचे है उसके बारे में जानेंगे। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सारे संवैधानिक और कानूनी जो प्रावधान है उसको समझेंगे। प्राथमिक शिक्षा में नवाचार और सुधारों की पहचान भी करेंगे। तो प्रस्तावना इसका परिचय देते हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा है ना वो किसी भी राष्ट्र की नींव होती है। ये बच्चों के सर्वांगीण जो विकास उसके लिए आवश्यक होती है। उन्हें समाज में सक्रिय और नागरिक बनाने के लिए, मतलब जो आपकी प्राथमिक शिक्षा होती है ना ये किसी भी राष्ट्र उसकी नींव स्टार्ट करने के लिए उसकी नींव होती है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो तो ये इस रास्ते की नींव होती है प्राथमिक शिक्षा। ये बच्चों के अंदर विकास उत्पन्न करती है, बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाती है, अच्छा नागरिक बनाने की उनको प्रेरणा देती है। प्राथमिक शिक्षा का महत्व और उसकी भूमिका क्या है। तो प्राथमिक शिक्षा का जो महत्व है वो बच्चों के बौद्धिक, उसको सामाजिक और भावनात्मक रूप से उनका विकास करती है। साक्षरता और गणितशील कौशल है उसका विकास करती है। आजीवन सुख देने की प्रवृत्ति को ये प्रोत्साहन भी देती है। मतलब प्राथमिक शिक्षा का यही महत्व रहता है कि जो बच्चों के अंदर वो मेंटली, फिजिकली, मतलब जो मेंटली, सोशली और इमोशनली जो बच्चों का जो विकास होना चाहिए वो करती है। जैसे प्राथमिक शिक्षा में जैसे प्ले वे में बच्चों को डाल देते हैं ताकि बच्चे स्कूल में बैठना सीख जाएं। उसके बाद नर्सरी, LKG, UKG, इसमें बच्चों को जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे हैं, जो टेबल्स होते हैं उनको पढ़ना, मतलब कोई भी चीज़ पढ़ना, इंग्लिश में कुछ लिखना, तो वो चीज़ उनको आ जाए एग्जैक्टली। जैसे छोटे छोटे जो वर्ड हैं वो उनको बोलने हैं, उनके बोलने का जो तरीका है वो उनको आ जाना चाहिए। तो हम बच्चों को इसलिए डालते हैं कि बच्चों को जो स्कूल में हम जैसे गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे तो फर्स्ट से ही डालते हैं, उसमें ही सब सिखाते हैं। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल होते हैं सबसे पहले वो बच्चों को प्ले वे स्कूल में डालते हैं। उसके बाद आगे जैसे नर्सरी हो गया, LKG, UKG, तो इन सारी क्लासों में बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट आती है, उनको
सामाजिक और भावनात्मक तौर पर उनका जो विकास है वो हो जाता है। वो वहाँ पे बात करना, दूसरे बच्चों से बात करना, कैसे बिहेव करना है, वो ये सारी चीज़ें सीखते हैं इसके अंदर। प्राथमिक शिक्षा एवं राष्ट्र निर्माण का आधार। तो समान अवसर प्रदान करके सामाजिक जो समानता है ना उसको बढ़ावा देते हैं। आर्थिक विकास में योगदान देने वाले जो मानव संसाधन है उसका भी विकास होता है। जो लोकतांत्रिक मूल्य और नागरिक जो जिम्मेदारियों की समझ है ना वो भी प्राथमिक शिक्षा के अंदर विकसित होती है। तो ये राष्ट्र निर्माण का भी एक आधार है। प्राथमिक शिक्षा का ऐतिहासिक विकास। तो फर्स्ट पॉइंट है कि प्रारंभिक और सामुदायिक शिक्षा प्रणाली के अंदर क्या है कि जो गुरुकुल मदरसे संस्थान है ना उसमें शिक्षा का प्रावधान मौजूद है। जैसे धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर इसमें ज़्यादा जोर दिया जाता है। गुरुकुल में आपने से पहले के लोग वहाँ पे पढ़ते थे जो उस टाइम में स्कूल्स वगैरह नहीं होते थे, ये गुरुकुल होते थे जहाँ पे सबको सब कुछ सिखाया जाता था और शिक्षा उनको वहीं पर दी जाती थी। जो राजाओं के जो बेटे होते थे वो गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्रदान करते थे। अभी आप देखोगे स्कूल वगैरह हैं लेकिन कुछ लोग जानते हैं वो जो मुस्लिम जो लोग होते हैं वो कुछ मुस्लिम्स होते हैं, मतलब मोस्टली तो स्कूल में ही पढ़ते हैं, लेकिन जो एक मदरसा स्कूल होता है ना वहाँ पे भी बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं। तो वहाँ पे उनको धार्मिक और नैतिक शिक्षा पे ज़्यादा जोर देते हैं। औपनिवेशिक काल में शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा था? तो 1835 में मैकाले की जो शिक्षा की नीति के तहत ना अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की है ना उसकी शुरुआत हो गई थी। भारतीय मूल्यों और भाषाओं की उपेक्षा के तहत, मतलब उस टाइम में जो अंग्रेजी शिक्षा है ना उसको ज़्यादा महत्व मिलने लगा था भारत के मूल्यों और भाषाओं की उपेक्षा के तहत। स्वतंत्रता के बाद में क्या शिक्षा में क्या सुधार हुआ? तो राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है ना वो 1968 और 1986 के तहत इसमें सुधार हुआ था। इसमें सर्व शिक्षा अभियान के अंदर और मिड डे मील जैसी योजनाएं उसकी शुरुआत हो गई थी। मिड डे मील तो आपने देखा होगा, आपको स्कूलों में खाना मिलता है। तो ये जो खाना है ये सब 8 तक वैलिड होता है, मतलब बच्चे तो सारे लेते हैं लेकिन जो बच्चों को जो वहाँ पे ऐसे कुछ लोग कुछ गरीब बच्चे होते हैं वो किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहाँ पे उनको फ्री एजुकेशन और प्लस फ्री बुक्स, आपकी यूनिफॉर्म के भी वो चार्जेस देते हैं और साथ में वो मिड डे मील भी देते हैं ताकि बच्चे अच्छे से मतलब वहाँ पे खाना खा सके। तो मिड डे मील की शुरुआत भी इस टाइम के थ्रू हुई थी। और सर्व शिक्षा अभियान के अंदर क्या हुआ था? तो सर्व शिक्षा जो अभियान है उसके अंदर में ये सरकार का एक ऐसा प्रमुख जो एक कार्यक्रम है जिसमें 6 से 14 वर्ष की उम्र तक की जो बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा, फ्री बुक्स, ये सारी एजुकेशन को कंप्लीट कराई जाती है। ये अभियान इसलिए स्टार्ट हुआ था कि इसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको सबको शिक्षा प्राप्त हो। कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसको शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है, चाहे वो गवर्नमेंट में पढ़ते हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, इन सभी 6 से 14 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं इन सभी को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। तो ये सारी जो योजनाएं हैं वो इस टाइम के बीच में इनकी शुरुआत हुई थी। भारत में जो प्राथमिक शिक्षा इसकी क्या संरचना है? तो आधारभूत शिक्षा जो चरण है उसके प्राथमिक शिक्षा से कक्षा 1 से 5, तो 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए ये शुरू हुआ था। और साक्षरता, गणित, पर्यावरण अध्ययन जैसी जो आदि विषय है ना इन सबका अध्ययन कराया जाता था इस टाइम में। उच्च प्राथमिक शिक्षा में क्या बताया जाता है? जो कक्षा 6 से 8 के बीच में होती थी, 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए होता था। इसमें बच्चों पढ़ाई विषयों की गहराई में अध्ययन और विश्लेषणात्मक जो सोच है ना उसके विकास के बारे में पढ़ते थे। स्कूलों के मॉडल, सरकारी, निजी, वैकल्पिक मॉडल। तो सरकारी जो स्कूल है वहाँ पे निःशुल्क शिक्षा मिलती थी, मिड डे मील, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होती थी सरकारी में। निजी स्कूलों में शुल्क आधारित पढ़ाइयाँ होती थी, बेहतर सुविधाएं थी लेकिन सभी के लिए सुलभ नहीं होती थी, क्योंकि आपको भी पता है प्राइवेट स्कूल में हर किसी के पेरेंट्स नहीं पढ़ा पाते हैं, उनकी फीस इतनी हाई फाई होती है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो बस ये है कि शुल्क पे आधारित वहाँ पे जो पढ़ाइयाँ होती थी सभी सुविधाएं मिलती थी लेकिन सभी को नहीं मिलती थी, क्योंकि कुछ बच्चे होते थे जो सारी जो प्रोग्राम्स एक्टिविटीज़ हो गई उन सब में पार्टिसिपेट कर लेते थे, क्योंकि फ़ीस वगैरह इतनी हाई फाई होती थी कि हर कोई नहीं पढ़ता था प्राइवेट स्कूलों में, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की फ़ीस बहुत हाई फाई होती थी अकॉर्डिंग टू सरकारी स्कूल। वहाँ पे निःशुल्क शिक्षा मिलती थी, पढ़ाई तो अच्छे से दोनों सारे स्कूलों में पढ़ाई तो अच्छे से होती थी, लेकिन प्राइवेट में जो प्राइवेट है वो हमें कुछ बेहतर शिक्षा सुविधाएं हैं वो दे देते हैं, लेकिन सरकारी में हमें मिड डे मील ये सारी सुविधाएं मिली। दोनों की सुविधाएं हैं, जो शिक्षा उपलब्ध है वो उनका करने का तरीका अलग, वो शुल्क आधारित पर हमारी शिक्षा हमें प्रदान करते हैं जो निजी स्कूल है,
इनके बेहतर सुविधा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी को नहीं मिल पाती है। वैकल्पिक मॉडल में क्या है कि इसमें नवोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडल जो स्कूल है, ये सारे स्कूल्स आते हैं। तो ये स्कूल ना 3 मॉडल के हैं, सरकारी, निजी और वैकल्पिक। प्राथमिक शिक्षा में प्रशासन, तो केंद्र सरकार की नीतियां और कार्यक्रम क्या थे? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो अभी 2020 के तहत आई है, 2000 शिक्षा नीति। इसके कई सुधार हुए हैं शिक्षा के अंदर। सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, ये सारी योजनाओं स्टार्ट हुई है। और ग्रेजुएशन के तौर पे भी एक नई शिक्षा नीति आई है कि आप पहले होता था कि आप 3 साल की ग्रेजुएशन कर सकते हो, लेकिन अब 4 साल की ग्रेजुएशन करके आप डायरेक्ट से अगर कोई बीए कर रहा है तो वो बीए कर सकता है 4 साल की, उसके साथ बीए के साथ उसकी एमए भी हो जाएगी, जो हम सेपरेटली हम डिग्री के बाद एक जो हमें 2 साल की करनी पड़ती थी, लेकिन अब वो 1 साल की हो गई है। उसके बाद अगर किसी को पीएचडी करनी है तो वो पीएचडी कर सकता है। तो उसको डिग्री तो साथ में मिलेगी, लेकिन जो डिग्री है ना वो आपकी एडवांस डिग्री होगी। अगर आप फर्स्ट ईयर करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर करते हो डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर पे डिग्री मिलती है, फोर्थ ईयर पे एडवांस डिग्री मिलती है आपको। तो ये सारी जो नई शिक्षा नीति आई उसने सारे काफ़ी ज़्यादा सुधार किए। और गवर्नमेंट और जो प्राइवेट स्कूल के साथ जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें भी काफ़ी सुधार है, उनकी शिक्षा नीतियों में सुधार है। शिक्षक की जो उन्होंने पढ़ाने के तरीके, इन सब में काफ़ी सुधार किया। राज्य स्तरीय कार्यान्वयन और एनसीईआरटी, तो राज्य शैक्षिक जो अनुसंधान है, प्रशिक्षण परिषद है, एससीईआरटी पाठ्यक्रम और शिक्षा जो प्रशिक्षण है उसका काफ़ी विकास हुआ। तो राज्य के शैक्षिक जो उन्होंने अनुसंधान किए थे, तो एससीईआरटी के जो सारे पाठ्यक्रम है उसमें भी काफ़ी सारे ज़्यादा विकास हुआ है। स्थानीय शासन और सामुदायिक भागीदारी, तो ग्राम जो पंचायत है और जो स्कूल प्रबंधन समितियां हैं उनकी भूमिका रहती है इसमें। सामुदायिक सहभागिता से शिक्षा की जो गुणवत्ता है ना उसके अंदर काफ़ी सुधार आया है। संविधान कानूनी ढांचा, तो अनुच्छेद 21A और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 209 में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उनको अधिकार मिलता है। निःशुल्क उनको शिक्षा प्रदान की जाएगी जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं। और स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं और योग्य शिक्षक की अनिवार्यता है, मतलब स्कूलों में जो भी चीज़ बुनियादी जो मतलब इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए वो सारी सुविधाएं बच्चों को दी जाएंगी। और योग्य शिक्षाओं की अनिवार्यता, मतलब योग्य जो शिक्षक है उनकी अनिवार्यता, उनकी ज़रूरत है वहाँ पे वो सारे जो योग्य शिक्षक हैं वो आपको उपलब्ध मिलेंगे। और नीतियों को आकार देने में निर्देशक सिद्धांतों की क्या भूमिका रही है? तो राज्य नीति के जो निर्देशक सिद्धांत हैं उसके तहत हमें शिक्षा को बढ़ावा देती हैं, सभी के लिए समान और गुणवत्ता जो शिक्षा है वो सुनिश्चित भी करता है। इसके अंदर चुनौतियां क्या क्या आई थी? तो पहुंच और समानता अंतराल को बढ़ाना, तो ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्र है उसमें शिक्षा की जो असमानता है वो एक काफ़ी गहरा प्रभाव आ गया था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो इतनी अच्छी नहीं रही थी शहरी क्षेत्रों के बराबर। तो जो वहाँ के लोग हैं वो शहर में आकर पढ़ने के लिए आते थे, जैसे लड़कियाँ, अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक की शिक्षा है ना उसमें काफ़ी सारी बाधाएं हैं। पहले होता था कि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उचित छोटी जाति के जो लोग हैं वो उच्च जाति के साथ पढ़ नहीं सकते थे। तो ये काफ़ी सारे अल्पसंख्यक जो भेदभाव हैं काफ़ी सारे होते थे, इसकी वजह से उनकी शिक्षाओं में बाधा आ रही थी। शिक्षण और अधिगम में गुणवत्ता सुधार के आती थी, शिक्षक की कमी आ रही थी, प्रशिक्षण की आवश्यकता हमें ज़्यादा थी, क्योंकि जो शिक्षकों की जो कमी है उस कारण बच्चों को ठीक से शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। हमारी प्रशिक्षण जो इसमें हमारी शिक्षा सुधार करने के लिए हमें शिक्षकों की जो कमी है उसको पूरा करना था। सीखने के परिणामों में सुधार की हमें आवश्यकता थी, हमें अपने जो सिखाने का जो हमारा तरीका है उसमें हमें और अच्छे सुधार करना था, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। प्रतिधारण और समावेशन की जो रणनीति है उसके बारे में, तो बच्चों को स्कूल छोड़ने की देर को कम करना चाहिए, जो स्कूल छोड़ने की दर है उसको कम करना चाहिए। समावेशी शिक्षा के लिए हमें काफ़ी प्रयास करते रहना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में नवाचार और सुधार की आई थी, कक्षाओं में प्रौद्योगिक और डिजिटल जो उपकरण है उसकी आई थी, जैसे स्मार्ट क्लासरूम, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग होने लगा था। जैसे लॉकडाउन के टाइम में जो कोरोना आया था उसके टाइम में तो बच्चों की जो मैं क्लासेस लेनी थी तो ऑनलाइन गूगल मीट या क्लासरूम करके एक ऐप था, उसमें जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट के साथ क्लास लेते थे, उनको चैप्टर्स बता रहे थे, अपनी क्लास लेके और बच्चों को शिक्षा प्रदान करते थे। तो काफ़ी सारी टेक्निकल डिजिटल ऐसे सारे उपकरण आए हैं जिसके थ्रू हम ऑनलाइन भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनकी क्लासेस ले सकते हैं।
ऑडियो विजुअल सामग्री से ही शिक्षण में रुचि बढ़ाना। ठीक है, तो उस टाइम में ऐसे क्लासेस लेते थे, ये डिजिटली माध्यम से बच्चों की जो शिक्षा है वो उसमें कोई बाधा नहीं आई थी, वो ईजिली अब बच्चों जो शिक्षक हैं उनसे पढ़ाई ले सकते थे ऑनलाइन के थ्रू, वो अपनी जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट कर सकते थे। गतिविधि आधारित शिक्षण जो दृष्टिकोण है, तो खेल, परियोजनाएं और समूह जो कार्य है उसके माध्यम से ये सीखना था कि बच्चे जो खेल है, परियोजनाएं हैं, तो ग्रुप में जो वर्क करते हैं, तो ये भी एक माध्यम है हमें सीखने के लिए कि हमें जो ग्रुप में कोई चीज़ करता है, आपको कोई क्वेश्चन, आप पढ़ाई करते हो तो ग्रुपली जो पढ़ाई करते हैं वो ईजिली आपको समझ आ जाता है कि डिस्कशन के साथ आपकी जो पढ़ाई है वो कंप्लीट हो जाती है। खेल हो गया, खेल के थ्रू आपकी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो गई हैं, और परियोजना मतलब कोई भी एक्टिविटीज़ का जो मैं आपको आपकी टीचर्स आपको देती हैं, आप ग्रुप में बैठ कर अपना काम करते हो, तो ये सारी चीज़ें भी सीखने के लिए होती हैं। बच्चों की रचनात्मकता और सोचने की क्षमता है वो इसके थ्रू इसका विकास होता है। सफल सुधारों की केस स्टडी, तो जो केरल, तमिलनाडु जैसे राज्य है ना, वहाँ पे शिक्षा में सुधार के काफ़ी उदाहरण हैं। जैसे सामुदायिक सहभागिता भी होते हैं, नवाचार के माध्यम से सफलता की जो कहानियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं। स्कूल संरचनाओं पर चिंतन, तो जो स्कूल संरचना है वो तब और अब, तो प्रारंभिक जो गुरुकुल प्रणाली है उससे अधिक आधुनिक स्कूल का विकास हो चुका है। शिक्षा के जो उद्देश्य है, उनके जो पाठ्यक्रम, उनका जो शिक्षण विधियों में जो परिवर्तन आया है वो उसमें काफ़ी सुधार आया है अकॉर्डिंग टू पहले के टाइम से। सारांश देखते हैं तो भारत में जो प्राथमिक शिक्षा है उसने समय के साथ साथ काफ़ी बदलाव रखे हैं। आपने देखा होगा कितना धीरे धीरे सारे चेंजेस आए हैं। आज कई चुनौतियां हैं, लेकिन इनके नवाचार, इनके सरकारी प्रयासों से शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार हो रहा है। लेकिन सभी बच्चों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो देने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य ये है कि सभी बच्चे, जो हमारे देश में जितने भी बच्चे रहते हैं, सभी को शिक्षा मिल सके, वो सभी जो अपने करियर है, अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सकें। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर ये कंप्लीट होता है। किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।